और करने वाली बात यह है कि ये लोग कह रहे हैं कि ये बहुत भारी मात्रा में मुसलमानों को सड़कों पर लाने का प्रयास करेंगे। ये सोच क्या है राकेश जी? ये वही सोच है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। ये फोटो अगर आपको याद होगा, जब दिल्ली एंटी हिंदू दिल्ली दंगे हुए थे, जिसपे हाईकोर्ट ने कहा था, जिसमें कोर्ट ने कहा था कि एक प्री प्लान्ड कॉन्स्पिरेसी है, इसमें मासूमों की जान गई थी और आईबी के ऑफिसर की जान गई थी। मतलब साफ है कि इन सभी लोगों का मकसद यह है कि देश जले और ये मुसलमानों के अंदर एक इंप्लिसिट फियर की भावना पैदा करे। अगर ये फ्रिंज होता तो मेरे को दिक्कत नहीं होती राकेश जी, पर इसी स्टेटमेंट के अंदर ये क्या कहते हैं, ये राहुल गांधी की तारीफ करना शुरू करते हैं और कहते हैं कि राहुल गांधी जैसे नेता संविधान की बात करते हैं। मतलब साफ है कि मुसलमानों में झूठ फैलाने का जो प्रयास किया जा रहा है, क्या ये कहा जा रहा है कि लोग सड़कों पे आ जाएंगे, मुसलमान सड़कों पे आ जाएंगे, ये वही साजिश है जो एंटी सीए एंटी हिंदू राइट्स के वक्त हुई थी, जो सीए में दिल्ली राइट्स जिसमें जले थे। अब मैं कहता हूं ये वक्फ की बात करते हैं। ये है 1500 साल पुराना मंदिर, मुझे बताइए कि इस पे वक्फ ने अपना राइट करा था, क्या सवाल नहीं होना चाहिए कि इस पे कैसे हो सकता है? ये है आईटीसी का होटल, क्या सवाल नहीं होना चाहिए कि ये कैसे वक्फ की प्रॉपर्टीज में क्लेम कर सकती है? ये है दूसरा आईटीसी का होटल, क्या नहीं होना चाहिए? ये है जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, क्या इस पे सवाल नहीं होना चाहिए कि वक्फ जो है वो इसको किस तरीके से आगे बढ़ा रहा है? तो सवाल यह है कि संविधान के अंदर अगर कोई भी संविधान को पढ़ेगा या पहला वक्फ एक्ट पढ़ेगा, उसके अंदर वक्फ कोई एक लैंड माफिया के रूप में नहीं था। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट जब आई थी उसमें साफ था कि वक्फ जो है उसके तहत एक लैंड माफिया बनने का प्रयास किया था, जिसमें गरीब मुसलमानों का कोई फायदा नहीं हुआ था। तो आज ये जो भी लोग इसका विरोध कर रहे हैं, ये मुसलमानों के विरुद्ध है, ये महिलाओं के विरुद्ध है। और ये सोच आदिल बोलिए, आप क्या कहना चाह रहे हैं, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। जब ट्रिपल राजीव गांधी बोलिए आदिल, बोलिए। सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं की बात, प्रदीप भंडारी सुनिए एक बार आदिल को, फिर जवाब दीजिए। 10 सेकंड में बात कंप्लीट करूंगा। जब महिलाओं की बात करी थी, 10 सेकंड में को बात कंप्लीट। अच्छा ठीक है पूरी करें। जब महिलाओं की बात करी थी सुप्रीम कोर्ट ने, राजीव गांधी की सरकार ने वो बिल को हटाया था और गरीब मुसलमान शाहबानो वो तड़पती रह गई इंसाफ के लिए। तो ये मुसलमान विरोधी। ठीक है प्रदीप भाई रुक जाइए, रुकिए, अब बोलिए आदिल बोलिए। राकेश भाई, पटेल आंदोलन, गुजर आंदोलन, मराठा आंदोलन इस देश में हुआ और जबरदस्त रेल की पटरी, ट्रेन को जलाया गया, अग्निवीर में ट्रेन को जलाया गया। बतलाइए कहां भाजपा ने बुलडोजर और घर चलाया है? औकात है तो भाजपा के नेता से पूछिए कि बतलाए। ये प्रदीप भंडारी कल तक एंकरिंग करता था, ये भाजपा का प्रवक्ता बन गया, क्या ये प्रदीप भंडारी जानेगा? बतलाए। गुजर आंदोलन, पटेल आंदोलन, मराठा आंदोलन। आदिल सुनिए, आदिल एक मिनट प्रदीप भंडारी आ रहा हूं, प्रदीप भंडारी एक मिनट आ रहा हूं। आदिल हसन एक मिनट सुनिए ना, सुनिए आदिल हसन। अरे आदिल आपको एक मिनट दूंगा, रुक जाइए पहले। आदिल हसन प्लीज, आपको प्रदीप भंडारी को जो कहना हो कहिए, लेकिन एक मर्यादा के दायरे में शब्दों का किस तरीके से चयन करना है वो ध्यान रखिए। प्रदीप भंडारी कल क्या करते थे, आज क्या कर रहे हैं, आप जिन लोगों के साथ बैठे हुए हैं और जिन पार्टियों के साथ में हैं, कई सारे उसमें ऐसे नेता हैं जो कल तक पत्रकारिता कर रहे थे और जाकर उसके बाद नेतागिरी करने लगे। तो कल क्या कर रहे थे मुझे उससे मतलब नहीं है। खैर प्रदीप भंडारी चाहे तो जवाब इसका देंगे। राकेश भाई, हाँ राकेश भाई मेरा सवाल, राकेश भाई आपका सवाल नोटिस हो गया, जवाब सुन लीजिए आदिल। अपोजिशन से और कांग्रेस पार्टी से। राकेश जी मैं जवाब नहीं दूसरी सवाल है मेरा। अच्छा प्रदीप उनका दूसरा सवाल भी सुन लीजिए उनका दूसरा सवाल एक साथ जवाब दीजिए। पटवारी का होता तो आज आवाज उठाता, लेकिन मुसलमान का घर है, राहुल गांधी के मुंह में चुप्पी धरी है। ठीक है, और राहुल गांधी कुछ नहीं बोल रहे हैं। तो सर राहुल गांधी से जाकर पूछिए ना आदिल हसन, राहुल गांधी से जाकर पूछिए। फिलहाल अब आपने जो प्रदीप भंडारी से पूछा था उसका जवाब सुनिए। अब रुक जाइए आदिल प्लीज बोलिए प्रदीप भंडारी। ये बीजेपी की सरकार से। अरे रुक जाइए आदिल प्लीज भाई, रुकिए, सुना। देखिए राकेश जी, मेरे संस्कार और मेरी प्रवृत्ति जिस निम्न स्तर की भाषा आदिल जी प्रयोग कर रहे हैं, उस निम्न स्तर की भाषा पे मैं नहीं जाना चाहता। इनके लीडर असदुद्दीन ओवैसी उनको शायद इसी तरीके की भाषा सिखाते हैं, क्योंकि इनके नेता कहते हैं कि 15 करोड़ बता देंगे 100 करोड़ को। तो मैं इनके ऊपर नहीं जाना चाहता, डिबेट मेरे ऊपर नहीं है, देश की जनता देख रही है। मेरा सीधा सवाल है कि अगर मुसलमानों का भला असदुद्दीन ओवैसी ने करा, तो मैं ओपन चैलेंज देना चाहता हूं, अगर आदिल हुसैन के पास 100 करोड़ रुपए होंगे तो क्या वो असदुद्दीन ओवैसी की कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर जहां मुसलमान पीड़ित हैं वहां जाके घर लेंगे कि जोरबाग के अंदर घर लेंगे? ये सब के सब लोग मुसलमानों के ऊपर भय का मालव करते हैं, गरीब मुसलमानों का हक छीनते हैं और ये बात करेंगे संविधान की। ये सब के सब लोग इंडिया अलायंस के असदुद्दीन ओवैसी
तमाम लोग मुसलमान विरोधी है। मेरा सवाल बताइए, क्या महिलाएं होनी चाहिए कि नहीं वक्फ बोर्ड के अंदर डिसीजन मेकिंग में होनी चाहिए? ये महिलाओं का विरोध करते हैं। क्या गरीब मुसलमान बाकी नहीं होना चाहिए, पसंद नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, इनका विरोध करते हैं। अरे संविधान तक का विरोध करते हैं, 1954 के वक्फ एक्ट का विरोध करते हैं। तो ये निम्न स्तर की भाषा का प्रयोग करे, मुसलमान समाज के विरुद्ध है, ये कॉन्स्टिट्यूशन के विरुद्ध है। उनके पास एक तथ्य का जवाब ठीक है, ठीक है। आदिल आऊंगा। मैं दो राउंड आप लोगों के पास हो लिया, 3 मेहमान अभी वेट कर रहे हैं। मुसलमान नहीं आदिल प्लीज, 30 सेकंड के चक्कर में फिर डिबेट नहीं, फिर मुझे प्रदीप भंडारी पर जाना पड़ेगा। रुक जाइए ना उसका रिप्लाई लेने के लिए। एक मिनट रुक जाइए आदिल प्लीज, मैं आपको समय दे दूंगा। उस पर नहीं बोलेंगे। अच्छा, रियलिटी ओवैसी साहब पर बोलेंगे। बोलिए 20 सेकंड बोलिए 20 सेकंड बॉस। बोलिए। बस मैं ओवैसी साहब के बारे में आपको बता दूं कि अकबर ओवैसी साहब 18,000 बच्चे को फ्री में पढ़ा रहे हैं और 6,000 बच्चियां को फ्री में पढ़ा रहे हैं। ठीक है। उतना हिंदुस्तान में कोई भी एमएलए बच्चों को फ्री में पढ़ाओ, बड़ी बड़ी कोटियां लेके 100 करोड़ रुपए अगर आएंगे तो दिल्ली के जोरबाग में क्यों आते हो? दिल्ली के जोरबाग में क्यों आते हो? अपने मुसलमानों की स्थिति को देखो और 15 करोड़ को 100 सड़क पे लाने की बात करते हो और पीछे से टैसिड अलायंस राहुल गांधी के साथ में करते हो। ठीक है, प्रदीप भंडारी जानते हो। अब रुक जाइए प्लीज। आप दोनों लोग अब नहीं बोलेंगे। आप मुझे आजारी साहब के पास जाने दीजिए। रुक जाइए, रुकिए। मैं 2 इंसिडेंट्स कोट करता हूं। आजारी जी, बार बार ये कहा जा रहा है कि ये मुसलमानों के खिलाफ है। अरशद मदनी आ गए, कह रहे हैं कि ये तो सब कुछ छीन लेंगे, मदरसा जमीन सब कुछ छीन लेंगे। एक जयपुर में मस्जिद है नगामिया, शायद आपने रिपोर्ट देखी होगी। रिपोर्ट में हमने उस बात का जिक्र किया है। 200 सालों से अधिक समय से एक परिवार वहां पर रह रहा था, मुसलमान परिवार था, और मुसलमान परिवार चीख कर कह रहा था कि यह वक्फ बोर्ड किसी काम का नहीं है। वक्फ बोर्ड को इतने असीमित अधिकार क्यों दे दिए गए? इसने हमारी वो जगह छीन ली जो 200 सालों से हम यहां पर रह रहे थे। तो ये कैसे मुस्लिमों के हित वाला ये वक्फ बोर्ड हो गया? क्यों इसमें सुधार की नहीं जरूरत है? देखिए, मौजूदा हुकूमतों का रवैया कायराना है, जालिमाना है, और इनके पास कायरता के सिवा है भी नहीं कुछ। जितने वक्फ बोर्ड हैं, जिस सूबे में है, जहां जहां हैं, सारे वक्फ बोर्ड सरकारों के मातहत हैं। ऐसा नहीं कि कोई मुसलमान फ्री होकर के चला रहा है उसको। जितने चेयरमैन और जितनी कमेटियां बनती हैं, सब सरकार के अधीन होती है, और सरकार के अपने जो चमचे होते हैं, सुन लो, पहले आप सुन लेना मेरी बात। जितने वो होते हैं, चमचे होते हैं मलाई खाने वाले, वो चेयरमैन बनाए जाते हैं, और उन्हीं में से वो होती है कमेटी होती है। इसलिए ये अल्लाह की जमीनें हमारे नजदीक, ये वक्फ की जमीनें हैं। ये जिस तरह से, अरे तो आज तक आजारी जी जो कह रहे हैं अल्लाह की जमीन हो गई, वक्फ की जमीन हो गई, तो वो मुसलमान के खिलाफ कैसे हो गई भाई? ये तत्कालीन महाराजा ने हजरत मिस्कीन शाह को तोहफे में दी थी। उसके बाद से 200 साल से उनका खानदान रह रहा था, आज उनके खानदान को उठाकर बाहर फेंक दिया और कह रहे हैं कि ये मुसलमानों के हित की बात है। सुनो ना, वक्फ बोर्ड का चेयरमैन सरकार के अधीन होता है। अरे सर, ये दलील मत दीजिए। और ये आपकी नहीं। सुबह ये बहुत पुरानी दलील है, लेकिन ये कैसे एंटी मुस्लिम है? और ये हजरत मिस्कीन शाह के खानदान को ही बेदखल कर दिया, और ये कह रहे हैं कि भाई ये मुसलमानों के हित के खिलाफ है ये बिल। चलिए सुबह, आपका ये रोल अच्छा नहीं है सर। मेरा रोल अच्छा हो या ना हो आपकी नजर में मुझे कोई लेना देना नहीं है। मेरा रोल सच्चाई के साथ है और मैं उसी तरीके से अपना रोल निभाता हूं। तो मेरा रोल कोई मत सिखाया करे प्लीज। सुबह परेशानी आ गई सामने। राकेश जी, इनकी आवाज कम करवा दीजिए, मैं चिल्ला नहीं पाऊंगी प्लीज। नहीं, बोलिए। किसी की आवाज डाउन नहीं होगी, आप बोलिए, आपकी आवाज जारी होनी है। जी। राकेश जी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बात दोबारा कहना चाहती हूँ कि समाज और राष्ट्र किसी भी राजनीतिक दल से बहुत बड़ा होता है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि मुसलमान भाई बहन भी भारत का वैसा ही हिस्सा है जैसे कि और दूसरे समाज के लोग हैं। लेकिन कोई भी चीज अगर मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल की जा रही है, उनको ये बेवकूफ बना के कि आपके हित की बात है, तो कोई भी समाज का भला चाहने वाला व्यक्ति ये सोचेगा कि नहीं, उसमें रिफॉर्म होना चाहिए। मेरा बेवकूफ तो ये लोग नहीं बना सकते, क्योंकि मैं इनके समाज से ही आती हूँ। वक्फ बोर्ड के मेंबर्स भी, वक्फ बोर्ड के चेयरपर्सन्स भी, कुछ मेरे दोस्त भी हैं, कुछ मेरे दुश्मन भी हैं, तो मुझे सारी चीजें पता हैं। आप जो अभी कह रहे थे कि सरकारों के अंडर होते हैं वक्फ बोर्ड, आप मुतवल्ली वक्फ बोर्ड के किस तरह से प्रॉपर्टीज खुर्द-बुर्द करते हैं, और जब से सरकार ने वक्फ बिल की बात करी है
तब से कितनी स्पीड से वक्फ प्रॉपर्टी बेची जा रही है और इधर उधर करी जा रही है, ये किसी से नहीं छुपा है। सिस्टम में बैठा हुआ व्यक्ति जानता